रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन की बात यदि करें, रिलेटेड नीट। हेलो बच्चों, आज हम लोग रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन में एक टॉपिक करने जा रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस की बात यदि करें तो ग्लाइकोलिसिस हम बोलते हैं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन यदि दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में हो जाए। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में हो जाए तो इस पूरी प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलिसिस होता है। अब ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड नीट में जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे सबसे पहले बता देना चाह रहा हूँ कि ग्लाइकोलिसिस जो होती है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और एक कॉमन पाथवे होता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है, दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसके डेफिनेशन की बात कर लें हम लोग तो हम इसे बोल सकते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू और ये जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन के कंपाउंड है और ग्लूकोज है 6 कार्बन के कंपाउंड। मतलब इस पूरी प्रोसेस में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, नहीं निकल सकता है, क्योंकि 2 into 3 करेंगे, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में कार्बन एटम की नंबर इक्वल है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर नहीं निकल सकता है। तो सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन हो गई कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन दो मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में हो जाना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अब इस पूरी प्रोसेस में कुछ एटीपी मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, पहले रिक्वायरमेंट होता है और बाद में जितना एटीपी लगाया जाता है उससे ज़्यादा एटीपी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, ये कॉमन पाथवे है, इट इज कॉमन पाथवे है ये किसके लिए? फॉर बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस पाथवे को 3 साइंटिस्ट ने मिलके एक्सप्लेन किया था, एम्बडन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। तीनों के फर्स्ट लेटर को लेकर एम्बडन, ई फॉर एम्बडन, एम फॉर मेयरहॉफ, पी फॉर पार्नास, तीनों का नाम मिलाकर इस पाथवे का एक नाम और रख दिया गया, ईएमपी पाथवे। ठीक है, ये होता कहां पर है? अब यदि इसकी लोकेशन लिख लें तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, दोनों में, एरोबिक एनारोबिक। अब साइटोप्लाज्म में होने के बाद ये हो सकता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक कंडीशन में चला जाए, पायरुविक एसिड जो यहाँ पे बना है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाए, या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन में चला जाए। तभी इसे बोला गया है इट इज कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और डेफिनेशन में यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, ये है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की यदि ब्रेकडाउन हम कर लें, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन कर लें दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड कितने कार्बन की कंपाउंड है? 3 कार्बन। तो ये ग्लूकोज है C6H12O6, मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है और यहाँ पर 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, टोटल कार्बन यहाँ पे वापस 6 हो गया। इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आ गया है कि देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नो इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए कम से कम 2 एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो जो 2 एटीपी यहां पर आप लगाओगे, बोलेंगे 2 एटीपीज, 2 एटीपी की यहां पर जरूरत है। ठीक है, अब 2 एटीपी यहाँ पर कैसे कैसे लगता है वो हमें सीखना है। और जब इसमें 2 एटीपी लगा दिया जाता है तो ओवरऑल 2 से ज़्यादा एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है यहाँ पर। अब कैसे प्रोडक्शन होती है हमें वो सीखना है। इस प्रोसेस में नेट गेन एटीपी की बात कर लें हम, नेट गेन ऑफ एटीपी की बात कर लें तो ओवरऑल हमें जो गेन ऑफ एटीपी होगा, नेट गेन ऑफ एटीपी होगा, ये 2 एटीपी होगी। लेकिन इस प्रोसेस में एक स्टेप होती है डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप।
डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप की बात यदि कर लें, एक स्टेप होती है, ओनली वन स्टेप, और वो स्टेप क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कभी भी एक मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या इसको बोल सकते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसकी कन्वर्जन जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट में होती है तो यहां से एक NADH की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, इसी को बोलेंगे हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप। तो हमारे पास आ गया यहां पर कि यदि 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, या इसको बोल सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की कन्वर्जन यदि हो जाए 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में या बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो यहां से इस प्रोसेस से 1 मॉलिक्यूल निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड की रिड्यूस्ड फॉर्म हमें मिल जाती है। और ये प्रोसेस में जो कि 2 मॉलिक्यूल बनता है, इसलिए NADH की भी प्रोडक्शन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल की होगी। ये NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास होता है, तो 3 ATP की प्रोडक्शन कर लेता है, 3 ATP की प्रोडक्शन कर लेता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है तो 3 ATP की प्रोडक्शन हो जाती है। मैंने पहले ही बताया ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है, ये 2 मॉलिक्यूल की होती है। ये 2 मॉलिक्यूल एक्चुअली यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। अभी मैं समझाता हूँ कि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर कैसे बनता है, लेकिन बनता है 2 मॉलिक्यूल। तो यदि इस पूरी प्रोसेस को 2 मॉलिक्यूल के टर्म में लिख दिया जाए कि ये पूरी प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल की हो रही है, NADH का भी 2 मॉलिक्यूल बनेगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी 2 मॉलिक्यूल बनेगी, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी ATP 6 प्रोड्यूस हो जाएगी। जब एरोबिक रेस्पिरेशन में ये पास ऑन होगा तो टोटल 6 ATP यहाँ पर, और नेट गेन ऑफ ATP 2 मॉलिक्यूल टोटल मिलके यहाँ पर यदि क्वेश्चन आ जाए कि गेन ऑफ ATP की बात कर ले, गेन ऑफ ATP की बात कर ले, टोटल 6 + 2 8 ATP की गेन होगी, 8 ATP मॉलिक्यूल यहां पर गेन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई कि क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे इसका आंसर कर सकते हैं। अब इस स्टेप को पढ़ते हैं कि ये स्टेप कैसे कैसे होता है। तो इस स्टेप को समझने के लिए हमें 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले कि ATP यहां पर 2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के बेसिस पर अब मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। ये तो बेसिक पॉइंट हो गई कि कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं उस क्वेश्चन के बेसिस पर मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया। अब इस स्टेप को समझने जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हम कहते हैं कि जब कभी भी ATP डायरेक्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बन जाए, ATP की प्रोडक्शन डायरेक्ट सबस्ट्रेट से हो जाए। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ ATP डायरेक्टली फ्रॉम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। और ऐसा 2 स्टेप होता है, ओनली 2 स्टेप्स आर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये कौन कौन सा 2 स्टेप है? पहला स्टेप होता है जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड की कन्वर्जन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में होती है, तो डायरेक्ट यहां से ATP की प्रोडक्शन हो जाती है, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट जब कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, तो यहां पर डायरेक्ट ATP की प्रोडक्शन हो जाती है। अब यहां पे 2 ATP लिखा हुआ है, का मतलब ये हो गया कि एक्चुअली ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल 2 हैं, और इसके नीचे की सारी प्रोसेस 2-2 बार हो रही है। इसलिए ATP प्रोडक्शन यहां पर हर स्टेप में यदि हो रहा है तो 2 ATP की प्रोडक्शन हो। और एक स्टेप और भी होता है, यहां लिखा हुआ है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब
पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर जब कभी भी सेकेंड स्टेप की बात कर लें तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब कन्वर्जन पायरुवेट की होती है या पायरुविक एसिड की होती है तो यहाँ भी डायरेक्ट एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है। तो डायरेक्ट एटीपी की प्रोडक्शन वाला ये 2 स्टेप है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट में और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट में। अब इस स्टेप को हम लोग समझने जा रहे हैं कौन कौन सा स्टेप है इसमें, जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है या डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप है या फिर एटीपी की कैलकुलेशन यहाँ पे हम कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें लिखा हुआ है, जैसे या डेफिनेशन भी हम लोगों ने दिया है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये ग्लूकोज की एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं कि ये है मान लो ग्लूकोज मॉलिक्यूल। याद रखना है कि जो फॉस्फोराइलेशन होती है, मतलब एटीपी के फॉस्फेट ग्रुप लगते हैं या तो फर्स्ट कार्बन पर या टर्मिनल कार्बन पर, ये स्टेबलाइज मॉलिक्यूल बना सकता फर्स्ट या लास्ट, और साथ में मॉलिक्यूल रिंग के बाहर होना चाहिए। यदि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के रिंग के अंदर कार्बन है तो कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया है। यहाँ पर ये है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसका 6th नंबर कार्बन रिंग के बाहर है। 6 नंबर कार्बन, नंबरिंग कर दूं मैं, 1 2 3 4 5 एंड 6th कार्बन। इसलिए जब इसमें पहली बार फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा, फॉस्फोराइलेशन करने का मतलब पहली बार इसमें जब एटीपी लगाई जाएगी तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक हुआ। ये वाला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहां जुड़ेगा, अभी मैंने बताया था कि या तो फर्स्ट कार्बन या तो लास्ट कार्बन। दूसरी कंडीशन रिंग के बाहर होनी चाहिए, तो पहली कार्बन रिंग के अंदर है, इसमें नहीं जा सकता है, इसलिए लास्ट वाले कार्बन पर फॉस्फोराइलेशन होगा। इसलिए इस ग्लूकोज से जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोडक्ट बन जाएगा। 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल की प्रोडक्ट। अब जब तक 2 एटीपी ना लगाया जाए, क्योंकि रिक्वायर्ड एटीपी इसमें 2 चाहिए, 2 एटीपी यदि नहीं लगाया जाए, पॉसिबल नहीं है ग्लाइकोलिसिस होना, तो दूसरी एटीपी लगानी पड़ेगी हमें। तो दूसरी एटीपी लगा भी नहीं सकते हम, क्योंकि ग्लूकोज की 5 कार्बन तो रिंग के अंदर है। इसलिए ग्लूकोज इमीडिएटली इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ये स्टेप है, ये रिएक्शन हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज में दूसरा एटीपी हम लगा नहीं सकते, इसलिए फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बदल जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की यदि स्ट्रक्चर देखी जाए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की स्ट्रक्चर यदि देखी जाए, एंजाइम लगा दिया जाए यदि आइसोमरेज, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज में, और फ्रक्टोज की फर्स्ट नंबर कार्बन रिंग के बाहर चली जाती है, CH2OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 6ठे नंबर पोजीशन पर तो पहले से एक फॉस्फेट आ ही चुका था। अब यदि इसकी फॉस्फोराइलेशन कराई जाए, मींस एटीपी के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाए, तो बड़े आसानी से जो एटीपी की इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये 6ठे नंबर वाले OH की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है और बना लेगा यहां से ये मॉलिक्यूल क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और उसमें एक फॉस्फेट ये वाला आके और ऐड हो जाए इसके फर्स्ट नंबर कार्बन में, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फर्स्ट कार्बन में भी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, इसलिए नया मॉलिक्यूल क्या बनेगा, इसके आगे मॉलिक्यूल बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये वाला रिप्लेस हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो गई। और यहां पर यही दिखाया गया है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। अब जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो गई तो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल की 2 फॉस्फेट ग्रुप मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बना देगा और बीच से तोड़ देगा मॉलिक्यूल को। फ्रक्टोज में कितनी कार्बन है, तो फ्रक्टोज के अंदर भी 6 कार्बन है। इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, इसलिए उन 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का नाम होगा ट्रायोज, और दोनों पे एक एक फॉस्फेट है इसलिए ट्रायोज फॉस्फेट। लेकिन ये दोनों ट्रायोज फॉस्फेट सिमिलर मॉलिक्यूल नहीं है, एक ट्रायोज है एल्डोज, एक ट्रायोज है कीटोज। एल्डोज वाले ट्रायोज को हम यहां पे बोल देते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट।
3 कार्बन की एल्डिहाइड वाली कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा कीटोन वाला कार्बोहाइड्रेट है जिससे हम बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये दोनों ट्रायोज सेम नहीं है, ये ट्रायोज अलग है। ट्रायोज 3 फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो गई, ये दोनों ट्रायोज 3 फॉस्फेट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट। प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर भी इस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की ऑक्सीडाइज करवाने वाली कोई एंजाइम नहीं होती है, इसलिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करेगा, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3PGL बोल सकते हैं। तो पहले से एक मॉलिक्यूल इसके ब्रेकडाउन से बना ही था, एक मॉलिक्यूल और कन्वर्ट हो गया, इसी को मैंने पहले ही लिख दिया था कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और अब जितनी भी रिएक्शन होगी ये सारी की सारी रिएक्शन 2-2 बार होती है, पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन में या एनारोबिक रेस्पिरेशन में या ग्लाइकोलिसिस जो हम लोग। तो यहां पर अब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पहले ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगी, यहां पर हाइड्रोजन लूज होकर। हाइड्रोजन जब लूज हो, प्रोसेस का नाम डिहाइड्रोजिनेशन, तो डिहाइड्रोजिनेशन भी टाइप की ऑक्सीडेशन ही है। तो यदि हाइड्रोजन लूज हुआ तो उसको एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल चाहिए। यहां पर एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है वो मॉलिक्यूल है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसके आगे सारी 2-2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल्स है, इसलिए सारी प्रोसेस 2-2 बार होगी। हाइड्रोजन H+ आयन भी जो रिलीज होगा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 पेयर रिलीज होगा। उनमें से एक तो जाके बाइंड कर गया NAD के साथ, बना लिया NADH, और दूसरा भी वही करा। तो इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल यहां पर NADH की फॉर्मेशन हो गई। हाइड्रोजन जो यहां से लूज हुआ है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, वो ऑक्सीडाइज भी किया, कैसे, डिहाइड्रोजिनेट होकर, और साथ में यहां पर फॉस्फोराइलेशन भी होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आता है कि फॉस्फोराइलेशन का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता कहां से है, वो ATP से नहीं आता, याद रखना है। जैसे यहां पर हमने बोला था कि ये जो फॉस्फोराइलेशन हुई, फॉस्फेट का सोर्स क्या है, ATP, फॉस्फेट का सोर्स क्या है, ATP। लेकिन अब यहां जो फॉस्फेट ग्रुप आके ऐड होता है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइटोप्लाज्मिक होती है, साइटोप्लाज्म से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है। और इस तरीके से ये चूंकि 3 कार्बन की कंपाउंड है, अब 3 कार्बन है, 1, 2 एंड 3, थर्ड नंबर में पहले से फॉस्फेट है। आप यदि एक फॉस्फोराइलेशन कराओगे तो जाएगा कहां, वो फर्स्ट पे, और साथ में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो एल्डिहाइड केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी यहां पर ऐड हो जाएंगे। ऐड कहां पर होगा, फर्स्ट नंबर कार्बन पर, थर्ड पे पहले से था। नया मॉलिक्यूल क्या बन गया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ग्लिसरेट। यहां से अब 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और साथ में क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल NADH की भी प्रोडक्शन हुई। और मैंने यही तो समझाया था, यहाँ पर NADH मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ATP की प्रोडक्शन कर लेता है। तो 2 मॉलिक्यूल से टोटल 6 ATP की प्रोडक्शन इसी डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप में होगी, जब ये NADH माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब इसके आगे क्या होगा, जब जब फॉस्फेट रिलीज होगी तब तब ATP की प्रोडक्शन होगी, और ATP की प्रोडक्शन डायरेक्टली हो जाए तो उसका नाम क्या रखे थे हम लोग, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कितनी बार होती है ग्लाइकोलिसिस में, 2 बारी। कौन सा स्टेप है वो, बोलेंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो यहाँ पर यही प्रोसेस हो रही है कि जो फर्स्ट नंबर पोजीशन का फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट यहां से रिलीज होकर ADP में बाइंड कर लिया और ATP की प्रोडक्शन कर लिया। That's why this step is known as substrate level phosphorylation। और इस तरीके से 3 फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन हो गई। अब याद रखना है, थर्ड नंबर पोजीशन वाला फॉस्फेट आसानी से रिलीज नहीं होता है, वो पहले ट्रांसफर होता है सेकंड में। यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगी, पायरुविक एसिड बनता है, लेकिन इनॉल फॉर्म वाला बनता है, और इनॉल फॉर्म वाला अनस्टेबल होगा, और इनॉल फॉर्म की फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकल आएगी, तो ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
जाएगा। तो दूसरी फॉस्फेट ग्रुप तब निकलती है जब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। एक बार फिर से देखते हैं कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाला फॉस्फेट बाहर निकल गया, तो बनेगा क्या? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब थर्ड वाला आसानी से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वो पहले सेकंड पोजीशन पे, इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, इन प्रेजेंस ऑफ म्यूटेज एंजाइम अपनी पोजीशन चेंज कर लिया। और सेकंड नंबर पे मैंने पहले ही बता दिया फॉस्फेट ग्रुप या तो फर्स्ट या तो लास्ट कार्बन पर स्टेबल होती है, तो सेकंड पे आते ही अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होती है और ये वाला 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट सेकंड नंबर पोजीशन पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की फॉर्मेशन कर लेता है। सेकंड नंबर पर फॉस्फेट आ गया, अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। जैसे ही अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई, अब क्या करेगा वो सेकंड नंबर पोजीशन वाला, ये 3 कार्बन की कंपाउंड है, सेकंड पे फॉस्फेट अनस्टेबिलिटी क्रिएट किया, बाहर निकलेगा, एडीपी से कंबाइन किया, एटीपी की प्रोडक्शन हो गई। चूंकि सारा रिएक्शन 2-2 बार हो रहा है इस 3PGL के बाद, इसलिए हम बोल सकते हैं यहां से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल और बन जाता है। तो इस तरीके से 2 एटीपी यहां बन गया, 2 एटीपी यहां बन गया, 4 एटीपी यूज हुआ था, 2 एटीपी, तो 4 में से 2 माइनस कर दिए, 2 एटीपी नेट गेन। और क्योंकि NADH के 2 मॉलिक्यूल बने हैं, एक मॉलिक्यूल से 3 एटीपी, तो 3 × 2 6 एटीपी, नेट गेन 2 एटीपी, 4 - 2 करे थे, तो इसलिए गेन ऑफ एटीपी ग्लाइकोलिसिस में कितनी होगी? 8 एटीपी। थैंक यू बच्चे।